हेलो स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूं आप सभी लोग जो है बिल्कुल सेफ होंगे और घर पर होंगे। ठीक है जी। तो आज की वीडियो, एक बात और कहूंगा, अगर आप मेंस और एडवांस की तैयारी कर रहे हैं तो आप हर एक वीडियो जो फंक्शंस की मैं डाल रहा हूं हर एक वीडियो को देखें। क्यों? उससे होगा ये कि आपको प्रैक्टिस के लिए ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चंस मिल जाएंगे। ठीक है, चाहे वो फिर सेंगेज के हों, चाहे वो फिर आईआईटी में आए हुए हों, या फिर कहीं और किसी और किताब से हो। कोशिश ये की जाएगी हर टॉपिक पर ज्यादा से ज्यादा जो क्वेश्चंस है वो कराए जाए। ठीक है, तो आज की क्लास जो कि एक बेहद महत्वपूर्ण क्लास है ना, उसमें मैं आपको कराऊंगा ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, उस पर बेस्ड कुछ क्वेश्चंस, फ्रैक्शन पार्ट फंक्शन और उस पर बेस्ड कुछ क्वेश्चंस। ठीक है जी। और ये मैं आपको बता दूं कि ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन आप पहले पढ़ चुके हैं। ठीक है जी। आज मैं सिर्फ सवाल कराऊंगा, और ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन में आपने अभी तक क्या पढ़ा है जरा देखिए, एक नजर डालिए। ठीक, तो चलिए अगला फंक्शन देखते हैं, और अगला फंक्शन है ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन यानी ग्रेटेस्ट GIF। ठीक, ये वो GIF नहीं है जिसे क्लिक करने से वीडियो चल जाती है। ठीक है, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। ठीक है भाई, मैंने इसे एक दूसरा नाम दिया हुआ है। मेरी नज़र में, मेरी भाषा में इसका एक दूसरा नाम है पीछे कौन। नाम है मैंने दिया हुआ। ठीक, तो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन का निकनेम मैंने दे रखा है, और उसका निकनेम है पीछे कौन। खैर, अब इस फंक्शन में सबसे पहले दिखता कैसा है, फिर 1 1 है या नहीं, ऑन टू है या नहीं, और सबसे महत्वपूर्ण है इसका ग्राफ। इसका ग्राफ बनाना एक आर्ट है और वो आपको आना चाहिए। ठीक, तो जरा सुनिएगा। f of x इज इक्वल्स टू ये स्क्वायर ब्रैकेट। ठीक, फंक्शन कह रहा है कि मेरे अंदर जो भी आएगा, फंक्शन कह रहा है मेरे अंदर जो भी आएगा, कौन आ रहा है, x आ रहा है, तो जो आएगा उसके ऊपर क्या लग जाएगा, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन लग जाएगा। ठीक, अब ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन क्या कह रहा है ये जानने वाली बात है। देखिए, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ये कहता है, सुनिएगा कान खोल के, है ना। ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ये कहता है कि मेरे अंदर जो भी आएगा, देखिए पहले आप समझिए, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन का मतलब है पीछे कौन। ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन का मतलब है पीछे कौन। पीछे कौन यानी पीछे इंटीजर कौन, पीछे इंटीजर कौन। ठीक है, तो मान लीजिए ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन आया 2.2 का, सुनिएगा ध्यान से, 1.2 का, 1 का, -1.2 का, -3 का, -3.5 का। ठीक भाई, फंक्शन कह रहा है जो आएगा ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन कर दूंगा। 2.2 आया तो उसका ग्रेटेस्ट हो जाएगा, इसका सबका GIF हो जाएगा, सबका GIF हो जाएगा। ठीक है, अच्छा GIF क्या कह रहा है, GIF कहता है पीछे इंटीजर कौन, पीछे इंटीजर कौन। ठीक, तो 2.2 के पीछे इंटीजर कौन है ये हमें देखना है, 1.2 के पीछे इंटीजर कौन है, जो होगा वो एज एन आउटपुट आ जाएगा। ठीक, तो सबसे पहले नंबर लाइन बना लेते हैं, नंबर लाइन। ठीक, आसान पड़ जाएगा हमारा काम। 0 1 2 3 4 -1 -2 -3 -4। ठीक, नंबर लाइन बना ली, तो 2.2 आया, और 2.2 का क्या हो जाएगा, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन का मतलब है जो आया है उसके पीछे ग्रेटेस्ट इंटीजर कौन। तो 2.2 के पीछे 2.2 के सबसे पीछे, 2.2 के जस्ट पीछे इंटीजर कौन, कौन कौन 2। तो क्या आ जाएगा 2.2 का GIF, 2 आ जाएगा, 2 आ जाएगा। 1.2 के पीछे कौन, 1 के पीछे कौन, अरे 1 खुद में इंटीजर है, 1 खुद में इंटीजर है, उसके पीछे जाने की जरूरत नहीं है, 1 इटसेल्फ इज एन इंटीजर। अच्छा, -1.2 के पीछे कौन, पीछे देखो 1.2 के पीछे 1 था, 2.5 के पीछे 2 है, 3 के पीछे 3 है, 3.5 के पीछे 3 है, 4.5 के पीछे 4 है, पीछे लेफ्ट साइड टुवर्ड्स लेफ्ट हमें देखना है। ठीक, तो -1.2 के पीछे कौन है, -1 नहीं है, -1.2 के पीछे कौन है, -2। -3 के पीछे कौन है, -3 इटसेल्फ, -3.5 के पीछे कौन है, -4। तो अगर आप अपनी नंबर लाइन बनाते हैं तो कहीं ज्यादा आसान आपके लिए हो जाएगा, कहीं ज्यादा आसान हो जाएगा। ठीक है, ग्राफ प्लॉट करते हैं। मैं फिर से बताता हूं, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन का मतलब होता है कि पीछे इंटीजर कौन। तो 1.2 के पीछे इंटीजर कौन है, 1। 2.2 के पीछे कौन है, 2। 3.3 के पीछे 3, 4.5 के पीछे 4,
-4.5 के पीछे, -4.5 के पीछे -5, -1.5 के पीछे -1.5 के पीछे -2, -2 के पीछे -2 इटसेल्फ। बात समझ रहे ना? खैर, तो अच्छा, मान लीजिए इनपुट में 1.2 आया, x आया 1.2, तो आउटपुट में क्या जाएगा? 1। क्यों जाएगा? अरे 1.2 इनपुट में आया, उसका ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन क्या है? 1। 1.3 का 1, 1.4 का 1, 1 का 1, 1.9 का 1, 1.99999 का 1, ठीक। लेकिन 2 का 2, 2.1 का 2, 2.99 का 2, ठीक। सुनते रहिएगा -0.1 के पीछे कौन है? -1 है ना। -0.2 के पीछे कौन है? -1। अब नंबर लाइन बना के देख लीजिएगा ना। -0.5 के पीछे कौन है? -1। और -1 खुद के पीछे कौन है? -1, ठीक। चलिए ग्राफ प्लॉट करते हैं। थोड़े ध्यान से देखिएगा। 1, 2 एक्स एक्सेस, ठीक है जी। चलिए ध्यान से देखिएगा ना। चलिए 0 0 0 पे कौन है? 0 0 के पीछे इंटीजर कौन? 0 0.1 0.1 के पीछे भी कौन है? 0 0.1 के पीछे कौन है? 0। तो जब आपने डाला 0.1 तो आया आंसर में क्या? 0। तो 0.1, 0 कहाँ मिलेगा? यही मिलेगा, एक्स एक्सिस पे मिलेगा। y0 तो एक्स एक्सिस पे मिलेगा। 0.2, 0 यही मिलेगा। डार्क कर रहा हूँ मैं। 0.3 0.5 0.99999 सब पे क्या मिलेगा? 0। तो इसे थोड़ा सा डार्क कर दीजिए, थोड़ा सा इसे डार्क कर दीजिएगा। सब पे, इन सब पे 0 आ रहा है, ठीक है। लेकिन 1 के पीछे कौन है? 1। तो 1 पे क्या आएगा? 1 पे आएगा 1 आएगा, 1 पे 1 आएगा। यहाँ पर आप ऐसे दिखाइएगा, ऐसे दिखाइएगा, ठीक, कि 1 पर 0 नहीं आएगा। 0.9 पे 0 आएगा, 0.8 पे 0 आएगा, 0.5 पे 0 आएगा, 0.1 पे 0 आएगा, 0 पे भी 0 आएगा। इन सब वैल्यूज ऑफ x पे 0 आएगा, ठीक। एक्स एक्सिस पे पड़ी है तो y तो 0 ही आएगा। लेकिन 1 पे 0 नहीं आएगा। 1 पे कौन आएगा? 1, क्योंकि 1 के पीछे कौन है? 1। अच्छा 1 से आगे बढ़े, 1.1 पे कौन आएगा? 1। 1.2 पे कौन आएगा? 1। 1.3 पे कौन आएगा? 1। 1.5 पे कौन आएगा? 1। 1.99999 सब पे क्या आएगा? 1 आएगा, सब पे 1 आएगा, इन सब पे 1 आएगा। लेकिन 2 पे क्या आएगा? 2 पे क्या आएगा? 2 आएगा, 2 पे 2 आएगा, 2 पे 2 आएगा, 2 पे 1 नहीं आएगा। 2 के सामने यहाँ होलो है और यहाँ पर डार्क है, इसका मतलब 2 पे 1 नहीं आएगा, 2 पे 2 आएगा, ठीक। थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। 2 पे 2 आएगा, 2.1 पे भी क्या आएगा? 2 आएगा, 2.9999 सब तक क्या आएगा? 2 आएगा, यहाँ तक 2 आएगा। लेकिन 3 पे 2 नहीं आएगा, 3 पे कौन आएगा? 3 आएगा। और ये इस तरीके से बढ़ता चला जाएगा, ठीक। पीछे आता, पीछे ग्राफ और खूबसूरत है। कान खोल के सुनिएगा, कान खोल के सुनिएगा। यहाँ तक हम आगे थे कि 0 पे 0 आएगा, ठीक। देखिए 0 से थोड़ा सा पीछे हटिए तो ये है माइनस का 0.1, और माइनस का 0.1 के पीछे कौन है? -1। तो -0.1 x की वैल्यू डालने पर y कितना आएगा? -1 आएगा। -0.5 पे कितना आएगा? -1 आएगा। -1 पे भी कौन आएगा? -1 आएगा। तो इन सब पे क्या आएगा? -1 पे भी -1 आएगा, सब पे -1 आएगा। लेकिन 0 पे कौन आएगा? 0 पे -1 नहीं आएगा, 0 पे -1 नहीं आएगा। सुनो दोबारा सुनो। 0 पे 0 आएगा, 0 पे -1 नहीं आएगा, ठीक है। 0.5 पे -1 आएगा,
-1 पे भी -1 आएगा, ठीक है, लेकिन 0 पे 0 आएगा, 0 पे -1 नहीं आएगा, ठीक। -1 पे कौन आएगा? -1, -1 से पीछे हटो, -1.1 पे कौन आ जाएगा? एकदम से -2 आ जाएगा, -2 आ जाएगा। -1.5 पे भी कौन आएगा? -2 आएगा। -2 पे भी कौन आएगा? -2। इन सब पे -2 आएगा, लेकिन -1 पे -1 आएगा, -2 नहीं आएगा। बात समझ आती है? थोड़ा सा और आगे बढ़ लेते हैं। -2 पे कौन आएगा? -2, लेकिन -2 से थोड़ा सा इधर -2.1 पे कौन आ जाएगा? -3। इन सब पे -3 आएगा, और -3 पे -3 आएगा, लेकिन -2 पे -2 आएगा, -3 नहीं आएगा, ठीक है। तो इसे फ्लोर फंक्शन भी बोलते हैं, देखिए स्टेयर केस भी बोलते हैं। इस तरीके से बनता चला जाएगा, ठीक है जी। अब बात आती है कि ये फंक्शन 1 1 है या नहीं है, 1 1 है या नहीं है, और ऑन टू है या नहीं। देखिए 1 1 तो ये नहीं है, 1 पे भी 1, 1.2 पे 1, 1.3 पे 1, ये 1 1 नहीं, मैनी 1 है, दिख रहा है 1, 1.2, 1.3, 1.4, ऑल नंबर्स हैविंग सेम इमेज, दैट इज 1, ठीक। अगर आपको थोड़ी सी भी तमीज़ है ना, थोड़ी सी भी अगर आपको तमीज़ है, तो आप ये समझ लिए, क्लोज ब्रैकेट 1 से लेकर 2 तक जितने भी नंबर हैं ना इसके अंदर, 1 या 1 से बड़े, 2 से छोटे, जितने भी नंबर हैं, अगर ये सब फंक्शन के अंदर गए, ये सब फंक्शन के अंदर गए, और फंक्शन कह रहा है जो आएगा ग्रेटेस्ट कर दूंगा, तो इन सब का ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा, क्योंकि इन सब नंबर्स के पीछे जो सबसे बड़ा इंटीजर है वो कौन है? 1 है, वो 1 है, ठीक। तो इतनों के पीछे 1 है, तो ये 1 1 नहीं, मैनी 1 है। चलिए बात करते हैं ऑन टू की। देखिए हम कह रहे हैं कि जो भी आएगा उसका ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन हो जाएगा। अच्छा, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन क्या कह रहा है कि मेरे पीछे इंटीजर कौन, मेरे पीछे इंटीजर कौन, तो आउटपुट में तो हमेशा इंटीजर मिल रहा है। अब देखो ना, इन सभी नंबर्स के लिए क्या मिला? 0। इन सभी नंबर्स के लिए क्या मिला? 1। अब देखो ना, वाई एक्सिस को ध्यान से देखो, देखो ये खाली पड़ी हुई है, 0 और 1, -1 सॉरी, के बीच में वाई एक्सिस खाली पड़ी हुई है, खाली पड़ी हुई है। तो y की वैल्यू 0 ही तो आई, y की वैल्यू -1 ही तो आई, -2 ही तो आई, तो आउटपुट में तो सिर्फ इंटीजर्स मिलेंगे ना। तो नंबर्स अदर देन इंटीजर्स डू नॉट हैव देयर प्री इमेजेस। रियल नंबर्स अदर देन इंटीजर्स, इंटीजर्स को छोड़ दूं तो जितने भी रियल नंबर्स हैं उनकी कोई प्री इमेज होने वाली नहीं है, हेंस ये ऑन टू नहीं है, 1 1 नहीं है, ऑन टू। चलिए, तो आपने अभी ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन देखा, ठीक, और कुछ लोगों ने उसे स्किप भी कर दिया होगा क्योंकि आपका पढ़ा हुआ था, ठीक है जी। तो अब कुछ क्वेश्चंस जो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन बेस्ड हैं वो शुरू करते हैं। तो पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है? पहला क्वेश्चन ये कह रहा है, फाइंड द डोमेन ऑफ द फंक्शन, फाइंड द डोमेन ऑफ द फंक्शन 1 अपॉन ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ऑफ एक्स। भाई इसकी डोमेन निकालने के लिए कहा गया है। सर देखिए, डोमेन निकालते वक्त समथिंग बाय 0 नहीं होना चाहिए, 0 बाय 0 नहीं होना चाहिए, रूट में नेगेटिव नहीं होना चाहिए। ये तो 1 अपॉन समथिंग है, तो समथिंग 0 नहीं होनी चाहिए, यानी ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ऑफ एक्स जो है वो किसी भी कीमत पर 0 नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर वो 0 हो गया और 1 अपॉन समथिंग विच इज 0 तो वो अनडिफाइंड हो जाएगा। तो आप यहां पर x की कोई भी वैल्यू डाल लेना, आप x की मनचाहे कोई भी वैल्यू डालना, लेकिन ऐसी कोई वैल्यू मत डाल देना x की जिससे ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन 0 हो जाए। तो मैं आपको ये बता दूं कि किन किन वैल्यूज ऑफ x के लिए ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ऑफ x जो है वो 0 हो सकता है, ये मैं आपको बता दूं। तो अगर x की वैल्यू 0 या 0 से बड़ी और 1 से छोटी है, अगर x की वैल्यू 0 या 0 से बड़ी और 1 से छोटी है, तो उन सभी वैल्यूज के लिए ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन जो होगा वो 0 ही होगा, क्योंकि 0 के पीछे कौन, देखो ना इस बात को नंबर लाइन पे देख लो आप, ठीक, ये 0 है, ये 1 है, तो 0 क्लोज से लेकर 1 ओपन, ठीक है जी। इन सब वैल्यूज के लिए 0 के लिए 0, 0.1 के पीछे 0, 0.9999 के पीछे 0, लेकिन 1 पे 1 होगा, तो 1 को मैंने एक्सक्लूड कर दिया। तो अगर x 0 या 0 से बड़ा है और 1 से छोटा है, उन सभी वैल्यूज का ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन 0 होगा। तो ये बात नहीं आनी चाहिए, क्योंकि इनका ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन 0 हो रहा है और 0 नहीं होना चाहिए, तो ये वाला ब्रैकेट नहीं आना चाहिए। और अगर ये ब्रैकेट नहीं आएगा ना, तो पता है क्या आएगा, इसे छोड़ के सब कुछ आ जाएगा। तो आ जाएगा -∞ से लेकर 0 ओपन, -∞ से लेकर 0 ओपन यूनियन, क्लोज 1 से लेकर इन्फिनिटी, ठीक है जी। भाई 0 आ गया तो गड़बड़ हो जाएगी ना, तो 0 को खोल दो, 1 आ जाए तो कोई गड़बड़ नहीं होगी, 1 से छोटे छोटे, तो 1 या 1 से बड़े जो है वो आ सकते हैं ना, तो ये आपका जवाब हो जाएगा, ठीक। अगला क्वेश्चन देखते हैं ना,
अगला क्वेश्चन देखते हैं, और ध्यान से हर एक सवाल को ना साथ के साथ आप करते रहिएगा, चाहे वीडियो पॉज करके करना पड़े, चाहे बाद में करना पड़ेगा आपको एक एक सवाल, मजा तभी आएगा। ठीक है जी, तो अगला क्वेश्चन, ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं ना, अगला क्वेश्चन देखते हैं। और उम्मीद करता हूं कि आपने पिछला क्वेश्चन कर लिया होगा, ढंग से कर लिया होगा, और आपने लिख भी लिया होगा, आप पेन कॉपी लेके बैठे होंगे। ठीक है जी, तो अगला क्वेश्चन, ठीक, तो अगला क्वेश्चन कहा गया है फाइंड द डोमेन ऑफ द फंक्शन। फंक्शन की डोमेन निकालनी है, रूट के अंदर है ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ऑफ एक्स माइनस वन, प्लस रूट के अंदर है 4 माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ऑफ एक्स। ठीक, तो आप दो बातें समझिए, जरा दो बातें समझिए भाई। पहले तो आप ये समझ लीजिए कि रूट के अंदर की जो चीज है ना, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ऑफ एक्स माइनस वन, ये 0 या 0 से बड़ी होनी चाहिए हर हालत में। भाई आपको जब डोमेन निकालने के लिए कहा जाए तो आप एटलीस्ट ये तो देख लो कि क्या क्या चीज डिफाइन होनी चाहिए। भाई इसमें आप रूट के अंदर ऐसी कोई चीज डालो ही मत जिससे वो 0 से छोटी हो जाए, तो वो 0 या 0 से बड़ी होनी चाहिए, एक बात। दूसरी बात, ये वाली चीज रूट के अंदर की चीज यानी 4 माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ऑफ एक्स, ये भी कैसा होना चाहिए, 0 या 0 से बड़ा होना चाहिए। जहां दोनों बातें आपस में जो है मेल खा जाएंगी ना, इंटरसेक्शन हो जाएगा, वो आपका जवाब हो जाएगा। तो चलिए देखते हैं ये वाली बात जो है कब 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 काम करती है। तो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ऑफ एक्स जो होगा -1 उधर चला जाएगा, या दोनों तरफ 1 ऐड कर दीजिए। ठीक है, तो ये हो जाएगा ग्रेटर देन इक्वल टू 1 हो जाएगा। तो दुनिया में वो कौन कौन से वैल्यूज ऑफ एक्स है, कान खोल के सुनो मेरी बात, कौन कौन से वो एक्स हैं संसार में जिनका ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन 1 या 1 से बड़ा है। ठीक है जी, मेरी नजर में अगर वो नंबर 1 या 1 से बड़े हैं तो उनका जो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन होगा वो 1 होगा या 1 से बड़ा होगा। भाई नंबर 1 या 1 से बड़े हैं, 1 के पीछे कौन 1, 1.1 के पीछे कौन 1, 1.2 के पीछे कौन 1, 1.9 के पीछे कौन 1, 2 के पीछे कौन 2, 2.2 के पीछे कौन 2। तो अब जो 1 या 1 से बड़े इंटीजर्स आएंगे ना, वो 1 2 3 4 ही तो आएंगे। तो दुनिया में वो कौन कौन से एक्स हैं जिनका ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन 1 या 1 से बड़ा होगा, ये सभी नंबर है, इनका ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन जो होगा वो या तो 1 होगा या 1 से बड़ा होगा। ठीक, चलिए एक बात तो हुई है। अच्छा उस वाली बात को देखते हैं, तो ये हो जाएगा दोनों तरफ जो है वो 4 सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, तो माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ऑफ एक्स जो हो जाएगा वो -4 हो जाएगा। ठीक, अब दोनों तरफ नेगेटिव का मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ऑफ एक्स जो इनइक्वालिटी पलट जाएगी नेगेटिव का मल्टीप्लाई करने से। ये बात आपको पता होनी चाहिए, और अगर ये बात आज आपको पहली बार पता लग रही है तो फिर आपको वीडियो देखने का कोई लाभ नहीं है। तो यहां पर 4 आ जाएगा। तो दुनिया में वो कौन कौन से नंबर होंगे जिनका ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन 4 या 4 से छोटा होगा। सबसे पहले हमारे दिमाग में बात आती है कि वो नंबर जिनका जो नंबर 4 या 4 से छोटे होंगे, लेकिन ये बात बिल्कुल गलत है, गलत है ये बात, जल्दबाजी नहीं करनी है। आप नंबर लाइन का सहारा लें। ठीक, ये 4 है, ये 3 है, ये 2 है, ये 1 है, ऐसे है। ठीक, अगर आप अपने x को 4 रखते हैं तो 4 का ग्रेटेस्ट इंटीजर कौन है, 4। ठीक है, 4 अगर यहां रखते हैं तो 4 का ग्रेटेस्ट इंटीजर कौन है, 4। 4 के बराबर है या छोटा है, कोई बात नहीं। आप अगर रखते हैं 3.5 तो 3.5 का ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन कौन है, 3। 3 4 से छोटा है, कोई दिक्कत नहीं है। तो 4 से छोटे नंबरों में आपको कोई दिक्कत नहीं है। सर एक बात बताओ ना, अगर आपने 4.1 रख दिया तो भी क्या दिक्कत है ना, 4.1 का ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन कौन होगा, 4 के बराबर तो है। मतलब है कि लेफ्ट वाली बात या तो छोटी हो या बराबर हो, तो बराबर तो है ना, तो मुश्किल क्या है, कोई कहीं से कहीं तक भी कोई मुश्किल नहीं है। ठीक है जी, तो एक काम करते हैं अगर आप यहाँ 5 लिख लेते हैं ना, 5 लिख लेते हैं, यहाँ पर 5 लिख लेते हैं। अगर आप 4.9 ले रहे हैं ना, 4.9999 भी अगर आपने दिया, अगर आपने 4.99 भी, ठीक है जी, तो 4.99 यहाँ डाल दिया, तो 4.99 का ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन कौन हो जाएगा, 4 हो जाएगा, तो कोई दिक्कत ही नहीं है। तो दुनिया के वो सभी नंबर जो 5 से छोटे होंगे, उन सबका जो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन होगा वो क्या होगा, 4 या 4 से छोटा होगा। ठीक है जी, 5 से छोटे सभी नंबर्स का जो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन होगा वो कैसा होगा, 4 से छोटा या 4 के बराबर ही होगा। दोनों बातें कहां इंटरसेक्ट कर रही हैं, देख लीजिए भाई। एक तो ये कह रहा है 1 2 3 4 5, एक कह रहा है 1 से बड़ा, एक कह रहा है 1 या 1 से बड़ा, एक कह रहा है सिर्फ 5 से छोटा, सिर्फ 5 से छोटा। तो दोनों बातों की कॉमन बात तो यही हुई। तो ये बात क्या हुई, ये बात हुई 1 या 1 से बड़ा, 5 से छोटा। तो ये आपके फंक्शन की डोमेन हो जाएगी। आप 1 या 1 से बड़ा और 5 से छोटा डाल सकते हैं, कहीं कोई किसी प्रकार की दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है जी, तो आई होप आपको ये सवाल समझ में आया होगा। इंडिविजुअली दोनों फंक्शंस को हमने डिफाइन किया और दोनों की डोमेन के लिए हमने दोनों का इंटरसेक्शन देख लिया और हमारी कंबाइंड डोमेन ऑफ दिस फंक्शन आ गई। ठीक है, चलिए अगला सवाल देखते हैं ना, चलिए भी अपना अगला क्वेश्चन देखते हैं ना। तो अगला क्वेश्चन दिया हुआ है कि एक लॉग दिया गया है, लॉग विद द बेस 10 किसी चीज का लॉग दिया गया है
और हमसे कहा है कि फाइंड द डोमेन ऑफ द फंक्शन, फंक्शन की डोमेन निकाल दीजिए। मान लीजिए कोई ऐसा सवाल पूछ लिया उन्होंने, ठीक है, तो जो लॉग के अंदर की चीज है सबसे पहले तो वो डिफाइन होनी चाहिए। और वो डिफाइन कब होगी भाई, लॉग के अंदर की चीज अगर 0 से बड़ी होगी तभी तो लॉग डिफाइन होगा। तो √3 माइनस अंडर रूट के अंदर 7 माइनस एक्स स्क्वायर, ये पूरी चीज 0 से बड़ी होनी चाहिए। एक बात तो ये हुई। दूसरी बात ये हुई कि इस रूट के अंदर जो 7 माइनस एक्स स्क्वायर है, भाई दुनिया का कोई भी रूट कहीं भी हो, वो डिफाइन कब होगा, जब उसके अंदर पॉजिटिव चीज आएगी। तो एटलीस्ट 7 माइनस एक्स स्क्वायर 0 या 0 से तो बड़ा हो, ठीक है जी। तो ये दोनों बातें साइमल्टेनियसली जहां काम कर जाएंगी वो जो है आपका जवाब हो जाएगा। तो एक काम करते हैं भाई, √3 को उधर ले जाते हैं तो ये हो जाएगा, मान लीजिए √3 से सब्ट्रैक्ट कर दिया दोनों तरफ, तो ये हो जाएगा कुछ ऐसा हो जाएगा भाई, दोनों तरफ नेगेटिव का मल्टीप्लाई करिए, जैसे आपने नेगेटिव का मल्टीप्लाई करा इनइक्वालिटी रिवर्स हो जाएगी, पॉजिटिव हो गए दोनों तरफ। और पॉजिटिव का स्क्वायर कर लीजिए तो जो छोटा था उसका स्क्वायर छोटा रहेगा, जो बड़ा था उसका स्क्वायर बड़ा रहेगा। लेकिन ऐसी बात नेगेटिव में नहीं हो पाती, नेगेटिव में नहीं हो पाती भाई। नेगेटिव में छोटा है अगर और नेगेटिव में कोई बड़ा है अगर, ठीक है जी, तो जब आप स्क्वायर करते हैं तो कई बार होगा ये कि छोटी वाली चीज बड़ी हो जाएगी, बड़ी वाली छोटी हो जाएगी, जो नेगेटिव की थी पॉजिटिव माने के बाद आप देख सकते हैं इस बात को। तो दोनों पॉजिटिव आप स्क्वायर कर सकते हैं। तो जब आपने स्क्वायर किया तो 7 माइनस एक्स स्क्वायर क्या हो गया, छोटा रहेगा किससे, 3 से, ठीक है जी। दोनों तरफ 7 से सब्ट्रैक्ट कर दीजिए तो माइनस एक्स स्क्वायर छोटा होगा -4 से, दोनों तरफ नेगेटिव का मल्टीप्लाई कर दीजिए तो एक्स स्क्वायर बड़ा होगा 4 से। किस चीज का स्क्वायर 4 से बड़ा है भाई, अगर वो चीज 2 से बड़ी है तो उसका स्क्वायर 4 से बड़ा है, और अगर वो चीज -2 से छोटी है तो उसका स्क्वायर 4 से बड़ा है। तो -2 के पीछे और 2 के आगे, ठीक है जी, ऐसा लगता है मुझे। तो -2 के पीछे और 2 के आगे, ठीक है जी। चलिए एक बात तो ये हुई, इसकी और सुन लेते भाई, ये क्या कह रहा है, 7 सब्ट्रैक्ट करो तो -x स्क्वायर हो जाएगा -7 या -7 से बड़ा, नेगेटिव का मल्टीप्लाई कर दो तो x स्क्वायर आ जाएगा 7 या 7 से छोटा, ठीक है जी। तो किसी चीज का स्क्वायर 7 या 7 से छोटा कब होगा भाई, मुझे ऐसा लगता है कि अगर वो चीज -√7 से -√7 या -√7 से बड़ी और √7 या √7 से छोटी है तो उसका स्क्वायर जो होगा वो 7 या 7 से छोटा ही होगा, ठीक है जी। ऐसा कौन सा x होगा जिसका स्क्वायर 7 या 7 से छोटा होगा भाई, देखो अगर वो x -√7 है तो उसका स्क्वायर 7 के बराबर होगा, अगर वो x √7 है तो उसका स्क्वायर भी 7 होगा, और अगर कोई चीज जो -√7 और +√7 के बीच में है उनका स्क्वायर हमेशा 7 से छोटा ही होगा। एक बात ये है, एक बात ये है। अच्छा ये देख लो कि √7 बड़ा है या 2 बड़ा है भाई, √7 बड़ा है क्योंकि √4 तो 2 होता है, तो ये √4 से भी बड़ा है, तो √7 तो 2 से बड़ा है, तो √7 यहां कहीं आएगा, ठीक है जी। 2 से बड़ा लिख दो √7, सॉरी भाई, माइनस का √7, तो माइनस का √7 कहीं आएगा। तो ये वाली बात कह रही है -√7 से √7, -√7 क्लोज से लेकर +√7 क्लोज। अच्छा ये क्या कह रही है, -2 से छोटा या 2 से बड़ा, दोनों में कॉमन बात क्या है भाई, एक हिस्सा तो ये कॉमन आ रहा है दोनों में, एक हिस्सा ये कॉमन आ रहा है, तो क्या कॉमन आ रहा है, -√7 से -2 का, -√7 क्लोज से लेकर -2 ओपन यूनियन 2 ओपन से लेकर √7 क्लोज तक का, ठीक है जी। इस तरीके से आ रहा ना, इस तरीके से आ रहा, तो ये आपकी डोमेन हो जाएगी जहां ये बात भी काम करे और ये बात भी काम करे, दिस विल बी द डोमेन ऑफ द रिक्वायर्ड फंक्शन, ठीक है जी। चलिए अगला सवाल देखते हैं ना, अगला सवाल, चलिए भी अपना अगला क्वेश्चन देखते हैं ना। तो अगला क्वेश्चन ये कह रहा है कि फंक्शन दिया हुआ है f(x) और हमसे इसकी डोमेन पूछी गई है, फाइंड द डोमेन ऑफ द फंक्शन। भाई पूरा फंक्शन ही रूट के अंदर है, तो सबसे पहले तो जो रूट के अंदर चीज आई है यानी x - 5 ln² x - 3, रूट के अंदर की चीज जो है वो 0 या 0 से बड़ी होनी चाहिए, पहली बात तो ये हुई। अच्छा ये जो ln² x - 3 है ये बेसिकली log विद द बेस 10 ऑफ x - 3 का होल स्क्वायर है। log ln का मतलब log विद द बेस, माफ कीजिएगा, log विद द बेस e, नेचुरल log है ना, log विद द बेस e, और x - 3 का log विद द बेस e का होल स्क्वायर जो है वो उसे लिखते हैं ln², ठीक है जी। चलिए पहली बात वो 0 या 0 से बड़ी होनी चाहिए। दूसरी बात ये हुई कि भाई जो लॉग के अंदर की चीज है, जो नेचुरल लॉग के अंदर की चीज है x - 3, वो भी तो 0 से बड़ी होनी चाहिए ना भाई, लॉग विद द बेस e है ये, ठीक। तो वो तो ठीक है,
अब किस चीज का लॉग है? x-3 का। तो जिस चीज का लॉग है वो चीज तो 0 से बड़ी हो, तो x-3 कैसा होना चाहिए? 0 से बड़ा होना चाहिए। नहीं, x कैसा होना चाहिए? 3 से बड़ा होना चाहिए। आप जो भी जवाब दें 3 से बड़ा जवाब दें, ये बात तो ये कह रही है। ठीक, इसमें कोई दिक्कत ही नहीं है। दोनों का जो है प्रोडक्ट हमने 0 से बड़ा कर लिया। चलिए सवाल शुरू करते हैं। अब देखिए सवाल ये है कि ये वाली चीज जो है 0 या 0 से बड़ी कब होगी? या तो 0 हो या 0 से बड़ी हो। देखो ये जो आपको क्वांटिटी नजर आ रही है ना, इतनी जो क्वांटिटी नजर आ रही है, ठीक, ध्यान से देखिएगा। ये क्वांटिटी जो है ना, ये पॉजिटिव क्वांटिटी है। कैसे भाई? लॉग ऑफ x-3 का भी होल स्क्वायर है, तो ये पॉजिटिव क्वांटिटी है। तो इस क्वांटिटी से मैं डिवाइड करके इस क्वांटिटी को हटा सकता हूं। लेकिन हटाने से पहले मैं ये देखना चाहूंगा कि ये क्वांटिटी कहीं 0 तो नहीं दे रही। भाई 0 से बड़ी कब है? हमेशा। लेकिन कभी ऐसा तो नहीं कि 0 के बराबर भी हो रही है। तो ये क्वांटिटी कहीं 0 के बराबर तो नहीं हो रही है, और हो रही है। भाई x को आपने 4 पुट कर दिया, तो 4 - 1 कितना हो जाएगा? 4 - 3 कितना हो जाएगा? 1 log 1 ln 1 कितना हो जाएगा? 0 0 हो जाएगा। तो x = 4 भी इंक्लूड होगा। इस बात को हमें ख्याल में रखना होगा। ठीक है जी, ये पॉजिटिव क्वांटिटी है। इस पॉजिटिव क्वांटिटी से डिवाइड कर सकते हैं दोनों तरफ, और पॉजिटिव क्वांटिटी से डिवाइड करने पर इनइक्वालिटी की सेहत पर कोई नहीं फर्क पड़ता। ये बात मुझे समझ में आ गई। ये इधर कट जाएगी, उधर 0 पॉइंट समथिंग की भी 0 हो जाएगी। लेकिन ये चीज कब ऐसा हो पाई? क्योंकि ये पॉजिटिव थी। लेकिन ये 0 भी तो थी कब? जब x4 था। तो ये भी तो हमें नहीं भूलना ना। इसे हटाना है लेकिन इसका इस्तेमाल करने के बाद। ठीक, चलिए खैर, तो ये बचेगा सिर्फ x-5 0 या 0 से बड़ा होगा। और x-5 0 से बड़ा कब होगा? जब x 5 या 5 से बड़ा होगा। एक बात तो कह रही है 3 4 5, एक बात कह रही है 5 या 5 से बड़ा, एक बात कह रही है 3 से बड़ा। ठीक, तो इन दोनों में कौन सी बात कॉमन है? 5 या 5 से बड़ा, क्लोज 5 टू इंफिनिटी। वो कह रही है कि 4 को मत भूलना। तो 4 एक छोटा एलिमेंट है, यूनियन एलिमेंट्री 4। ठीक है जी, एक तो एलिमेंट 4 आएगा और एक इंटरवल 5 या 5 से बड़ा इंफिनिटी तक आएगा। ये वैल्यूज आप इसके अंदर डाल सकते हैं। दिस विल बी द डोमेन ऑफ योर रिक्वायर्ड फंक्शन। ठीक है जी, चलिए अगला सवाल देखते हैं ना, और महत्वपूर्ण सवाल, अगला सवाल। तो चलिए अपना अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो अगला क्वेश्चन है f of x = रूट के अंदर दिया हुआ है भाई। तो इस फंक्शन की डोमेन निकालनी है, और इस फंक्शन को डिफाइन होने के लिए रूट के अंदर की चीज को 0 से बड़ा होना पड़ेगा या 0 होना पड़ेगा। यानी कि e⁻x -1 × x - 2 × x - 3, इस चीज को 0 या 0 से बड़ा होना पड़ेगा। ठीक, तो ये वाली चीज 0 कब होगी? जब x2 होगा। ये वाली चीज 0 कब होगी? जब 3 होगा। बस इस वाली चीज को जान लो थोड़ा सा। अगर आप इस चीज के बारे में थोड़ा सा मंथन कर लेना, तो फिर आपके लिए काम बड़ा आसान हो जाएगा ना भाई। प्रोडक्ट ऑफ 3 लीनियर तो बड़ा आसान सा हो जाएगा ना, ये पता लगा पाना कि इन तीनों का प्रोडक्ट कब 0 से बड़ा होगा, कब छोटा होगा, सब आसान हो जाएगा। इसका बिहेवियर देखो जरा। देखिए अगर आपने इसमें x 0 डाला, तो e⁻0 1 1 - 1 0, तो ये x 0 पे 0 हो रही है। ये चीज कब 0 हो रही है? जब x 0 है। ठीक, x 0 पे चीज 0 आ रही है। ठीक, अच्छा अगर आपने x 0 से बड़ा डाल दिया 0.1, तो e⁻0.1। ठीक है जी, तो 0.1, बात समझिएगा, वो 1 से थोड़ा सा बड़ा हो जाएगा। 1 से थोड़े से बड़े में से घटेगा 1, तो क्या हो जाएगा? 0 से बड़ा हो जाएगा। तो अगर x हमारा 0 से बड़ा डाला, तो y जो आ रहा है वो कैसा आ रहा है? पॉजिटिव आ रहा है। अगर ये y है e⁻x - 1, तो इसकी वैल्यू कैसी आ रही है? 0 से बड़ी आ रही है। ठीक है जी, चलिए अब अगर आप इसमें 0 से छोटा डालते हैं, नेगेटिव डालते हैं, तो e⁻ समथिंग नेगेटिव, तो 1 अपॉन समथिंग हो जाएगा। ठीक है जी, तो 1 अपॉन समथिंग 1 से छोटा, 1 से छोटे में से घटेगा 1, तो नेगेटिव आएगा। तो अगर x 0 से छोटा है तो क्या आ रहा है? नेगेटिव आ रहा है, यहां पॉजिटिव आ रहा था। ठीक है जी, तो अगर इसमें आप x 0 डालते हैं तो इसका जवाब 0 आएगा। आप इसमें x 0 से बड़ा डालते हैं तो इसका आंसर भी 0 से बड़े आएंगे। x 0 से छोटा डालते हैं तो इसके आंसर भी 0 से छोटे आएंगे। तो क्या हम इस बात को ऐसा कह सकते हैं कि जो ये e⁻x - 1 नामक चीज है, जो ये e⁻x - 1 नामक चीज है, बिल्कुल x की तरह बिहेव कर रही है। भाई x में 0 डालो तो भी ये 0 आएगी, इसमें 0 डालो तो भी ये 0 आएगी, इसमें 0 से बड़ा डालो तो ये 0 से बड़ा आएगा, इसमें 0 से बड़ा डालो ये 0 से बड़ा आएगा, इसमें 0 से छोटा डालो ये नेगेटिव आएगा, ये नेगेटिव आएगा। तो आप इसकी जगह इससे रिप्लेस कर सकते हैं, ये कहीं ज्यादा आसान है। ठीक है, बाकी कर आप उसे भी सकते थे, आपको तो उसके बारे में पता लग ही गया था कि भाई उसका जो क्रिटिकल पॉइंट है वो जो है वो 1 है, क्योंकि माफ कीजिएगा वो 0 है, क्योंकि वो 0 पे 1 आ रही थी। ठीक है जी, वो 0 पे 0 आ रही थी शायद। एक 0 डाला था तो e⁻0 जो है 1 1 - 1 0, तो 0 पे 0 आ रही थी। ठीक, तो करते ये हैं
कि तीनों का क्रिटिकल जो है 0, इसका क्रिटिकल 2, इसका क्रिटिकल 3 नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करते हैं। बड़े से बड़ा रूट पॉजिटिव आएगा तो ये पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव। ये चीज 0 है, 0 से बड़ी कब होगी भाई? जब x जो होगा वो क्लोज 0 से क्लोज 2 होगा, यूनियन क्लोज 3 से लेकर इन्फिनिटी होगा। ठीक है जी, कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है, सिंपल दिख गया। 0 है 0 से बड़ा, 2 से छोटा, 2 है 2 से छोटा, यूनियन 3 है 3 से बड़ा। ये आपका जवाब हो जाएगा। ठीक है, ख्याल आपको इस बात का करना है ना। इस बात को अगर आप थोड़ा कुछ ढंग से समझ पाए तो ज्यादा अच्छी बात होगी और क्वेश्चन देख के आपको घबराना है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं ना। और ये बिल्कुल पिछले क्वेश्चन के जैसा है, बिल्कुल उसी तर्ज पर ये जो है वो अपना गीत गाएगा। ठीक है, तो क्वेश्चन दिया हुआ है, फंक्शन दिया हुआ है, इसकी डोमेन निकालनी है। तो अंदर की चीज 0 है 0 से बड़ी होनी चाहिए, तो अंदर की चीज निकाल लो भाई। e की पावर x, 10 की पावर x माइनस 1, x माइनस 2 कैसा होना चाहिए? 0 0 से बड़ा होना चाहिए। ठीक है जी, तो e की पावर x जो है ना वो 0 कब होगा? तो ये चीज 0 तो होने से गई। ठीक है जी, तो ये चीज 0 तो नहीं होने वाली। ठीक है जी, तो अगर आप x को 0 पुट करते हैं तो e की पावर 0 क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा। तो ये तो 1 होगा, ये तो 1 होगा। ठीक है जी, चलिए अच्छा भाई, अगर आपने यहां x को 0 पुट कर दिया तो 10 की पावर 0 कितना हो जाएगा? 1, 1 माइनस 1 0 हो जाएगा। तो ये बात तो बिल्कुल ऐसे बिहेव करेगी जैसे x बिहेव करता है। ठीक है जी, तो ये हो जाएगा x e की पावर x माइनस 2, 0 है 0 से बड़ा। ठीक, अच्छा क्रिटिकल तो इसके दो ही आएंगे भाई, इस वाली बात से तो कोई लेना देना, ये तो पॉजिटिव बात है। ठीक है जी, तो x एक बार जो होगा वो क्रिटिकल 0 हो जाएगा, एक बार 2 हो जाएगा। आपने 2 से बड़ा डाला तो सब पॉजिटिव आएगा। ठीक है, 0 2 के बीच में नेगेटिव आएगा और पीछे फिर पॉजिटिव आएगा। तो ये चीज 0 0 से बड़ी कब होगी? माइनस इंफिनिटी से 0 क्लोज, यूनियन क्लोज 2 से लेकर इंफिनिटी। जवाब हो जाएगा आपका, जवाब हो जाएगा। ठीक, आगे बढ़ते हैं। चलिए अपना अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो अगला क्वेश्चन कह रहा है एक फंक्शन दिया हुआ है रूट कॉस एक्स माइनस 1/2 पूरा रूट के अंदर है, डिवाइडेड बाय रूट के अंदर एक्स इंटू 1 माइनस एक्स। इसकी डोमेन बतानी है। तो डोमेन बताने के लिए जो नीचे वाली चीज है रूट में भी है और डिनोमिनेटर में भी है, तो वो चीज 0 तो नहीं हो सकती, क्योंकि 0 का रूट 0 समथिंग अबाउट 0 डिपेंड हो जाएगा। तो वो चीज सिर्फ 0 से बड़ी होनी चाहिए, एक बात। और दूसरी बात ये कि कॉस जो रूट के अंदर की चीज है ना, इस वाली बात को थोड़ा सा ना लेफ्ट में सटा के लिखते हैं ना, थोड़ा सा मिला के लिखते हैं। तो ये जो है x 1 माइनस एक्स, ये तो सिर्फ 0 से बड़ा होना चाहिए। अच्छा दूसरी वाली बात क्या है? जो cos x के अंदर है और रूट के जो अंदर है cos x माइनस 1/2, वो कैसा होना चाहिए? वो 0 है 0 से बड़ा होना चाहिए। इन दो बातों का मैं ख्याल रखना। ठीक है जी, तो x 1 माइनस एक्स 0 से बड़ा होना चाहिए। ठीक है भाई, इसमें x का कोफिशिएंट नेगेटिव है, नेगेटिव का मल्टीप्लाई कर लो, पॉजिटिव हो जाएगा। तो ये हो जाएगा x माइनस 1 और इक्वालिटी जो है वो रिवर्स कर जाएगी। ठीक, तो इसके दो क्रिटिकल आ जाएंगे, एक 0 आ जाएगा, एक 1 आ जाएगा। बड़े से बड़ा रूट कौन? 1, 1 से बड़ा भी पॉजिटिव, नेगेटिव पॉजिटिव। तो ये चीज 0 से छोटी कब होगी? 0 से 1, ओपन 0 से 1। तो इस इनइक्वालिटी का जवाब तो 0 से 1 आ जाएगा। ठीक है, और जहां दोनों जवाब कॉमन होंगे वो आपका जो होगा म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग के साथ आपके सवाल का जवाब हो जाएगा। ऐसा भी होना चाहिए और ऐसा भी होना चाहिए, जहां दोनों बातें मीट कर जाएंगी वो हो जाएगा। इस वाली बात को और देखते हैं। तो ये बात क्या कह रही है? cos x माइनस 1/2 0 0 से बड़ा कब होगा? जब cos x कैसा होगा? 1/2 या 1/2 से बड़ा होगा। ठीक है जी, ग्राफ बना लेते हैं ना, ग्राफ बना लेते हैं। ठीक, यहां पर 1, यहां पर -1। ठीक, तो cos x जो होना चाहिए वो 1/2 या 1/2 से बड़ा होना चाहिए। ठीक जी, तो इसका ग्राफ बनाते हैं। यहां पर मिलेगा आपको पीछे -90, सामने मिलेगा आपको प्लस का 90, और -90 पे 0, तो 0 से 1 और फिर ऐसे करके आ जाएगा। इस तरीके से हमारा जो है वो ग्राफ बन जाएगा, कुछ इस तरीके से बन जाएगा। ठीक है जी, कुछ इस तरीके से बन जाएगा। ठीक, चलिए अब आप ये बताओ कि cos x 1/2 या 1/2 से बड़ा होना चाहिए। ठीक है, तो ऐसे कौन कौन से x होंगे जिसमें 1/2 या 1/2 से बड़ा होगा? ठीक, ये हमसे कहा गया है। तो आप ये बताओ कि cos x 1/2 कहां होगा? 1/2 होगा 60 डिग्री, यानी π/3 पे होगा। π/3, π/3। ठीक है जी, अगर ये 90 है तो कहीं यहां होगा π/60। तो π/3 का मतलब हो गया 3.14/3, यानी 1 पॉइंट समथिंग। ठीक है, 1.05 के आसपास हो जाएगा। तो ये हो गया π/3, यानी 1 π/3, यानी ये वाली लाइन हो गई 1.05 की। ठीक है जी, अच्छा π/3 पे अगर 1/2 है तो -π/3, 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 यानी -60 पे भी कितना होगा? 1/2। ठीक है जी, अब अगर आप ध्यान से देख रहे हो तो -60 से लेकर 60
-60 से लेकर 60 ना, देखो अगर -60 से 60 तक आप देखो तो यहां तक y की जो वैल्यू आई है, cos x की जो वैल्यू आई है -60 से लेकर 60 तक हमेशा ये आई है, ये वैल्यू आई है। और ये वैल्यू कैसी आई है, ये 1/2, ये 1/2 से बड़ी आई है। कैसे कैसे कैसे? क्योंकि 60 आपने डाला, जब आपने 60 डाला तो कितना आया y 1/2 आया। तो ये जो लाइन नजर आ रही है आपको, ये y = 1/2 की लाइन नजर आ रही है, ये y = 1/2 की लाइन नजर आ रही है, ये वाली। इस लाइन के ऊपर जो y होगा 1/2 से बड़ा होगा, नीचे 1/2 से छोटा होगा, और -60 से 60 तक आपको y जो मिला है वो 1/2 से बड़ा ही मिला है, ऊपर ही मिला है। ठीक है जी। तो cos x 1/2 या 1/2 से बड़ा कब होगा? जब x जो है वो -π/3 से π/3 के बीच में होगा। कब होगा? जब -1.05 यानी -π/3 से कहां होगा? π/3 के बीच में होगा। -π/3 या π/3 से बड़ा और π/3 या π/3 से छोटा। अब बच्चा बोलता है सर ग्राफ तो पलटी मार के आगे भी जाएगा, आगे भी होगा, लेकिन आगे की जरूरत नहीं पड़ेगी ना, आगे की जरूरत नहीं पड़ेगी। क्यों? क्योंकि एक बात तो 0 से 1 है ना, एक बात तो 0 से 1 है ना, दोनों का इंटरसेक्शन ही तो जवाब आएगा। तो दूसरा भी तो आप वहां देखो ना जहां 0 से 1 हो। ठीक है जी। तो ये जो चीज है -π/3, ये 0 से छोटी है भाई, ये तो -1.5 है ना, -1.05 है, ये प्लस का 1.05 है। तो आप ऐसे देखो ना भाई, एक बात तो कह रही है 0 से 1, एक बात कह रही है यहां -1। ठीक, तो एक कह रही है -1.05 से लेकर 1.05, एक बात तो ये कह रही है, और एक बात 0 से 1 कह रही है। तो दोनों में कॉमन क्या बात है? 0 से 1 कॉमन है। तो आपका जवाब जो आ जाएगा वो 0 से 1 आ जाएगा, 0 से 1 हो जाएगा। ठीक, कहीं कोई बात नहीं समझ आई तो आप मुझे बताइएगा। 0 से 1 जो है वो आपको दोनों की बात कॉमन क्या है? 0 से 1 है। ठीक है जी। तो 0 से 1 अगर आप डालते हैं तो वो आपकी डोमेन हो जाएगी। ठीक, अगला सवाल देखते हैं ना, अगला सवाल। चलिए फ्रैक्शनल पार्ट ना, फ्रैक्शनल पार्ट पर कुछ क्वेश्चंस की बात करते हैं। फ्रैक्शनल पार्ट जो है वो आप अब से पहले जो है वो कर चुके हैं, और फ्रैक्शनल पार्ट में आपने अब तक क्या देखा है? ठीक है, जरा ध्यान से देखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और ये देखते हैं कि फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन क्या कहता है। फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन, ठीक है, पता होना जरूरी है। अच्छा, ये मैं आपको कह देता हूं कि फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन पढ़ने से पहले आप जो है ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन कहूँ या ये कह लो कि पिछली जितनी भी वीडियोस हैं देख लेना ध्यान से, है ना, नहीं तो इसे मत देखिएगा। फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन बंद कर दीजिएगा, कोई ज़रूरत नहीं है। फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन, ठीक। तो फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन ये कहता है f ऑफ x इज इक्वल्स टू कर्ली ब्रैकेट ऑफ x, ठीक। तो फंक्शन कह रहा है जो मेरे अंदर आएगा उसका फ्रैक्शनल पार्ट हो जाएगा, ठीक। चलिए, तो फ्रैक्शनल पार्ट को कुछ ऐसे समझिएगा कि अगर आपको दुनिया में किसी भी नंबर का फ्रैक्शनल पार्ट निकालना है, किसी भी नंबर का, x कोई भी नंबर है, किसी भी चीज का फ्रैक्शनल पार्ट निकालना चाह रहे हैं, तो करिएगा ये कि उसी चीज में से, उसी नंबर में से जिस चीज का फ्रैक्शनल पार्ट करने जा रहे हैं उसी चीज में से माइनस कर दीजिएगा उसी चीज का ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, ठीक। यानी आप चेक करने जा रहे हैं 5.5 ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, पिछली वीडियोस में पढ़ा चुका हूं, है ना। नहीं आपने पढ़ी है तो इस वीडियो को बंद कर दीजिए बंद, ठीक। वो देखिए तब चलाइएगा। 5.5 का आपको फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन निकालना है, तो इसका फ्रैक्शनल पार्ट कैसे होगा? 5.5 का निकालना है तो 5.5 जिस नंबर का निकालना है उसी में से माइनस कर दो, क्या? उसी का ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। और 5.5 के पीछे कौन है? 5। 5.5 में से घटेगा 5 तो कितना आ जाएगा? 0.5 इसका ग्रेटेस्ट, माफ कीजिएगा, इसका फ्रैक्शनल पार्ट है। 6.5 का फ्रैक्शन, 6.3 का फ्रैक्शनल पार्ट क्या आ जाएगा? 0.3 आ जाएगा। कैसे? क्योंकि जिस नंबर का निकालना है उस नंबर में से घटेगा उसके पीछे कौन, और 6.3 के पीछे कौन है? 6, तो कितना आ जाएगा? 0.3 आ जाएगा, ठीक। अब 5.3 का 0.3 है, 5.5 का 0.5 है, 6.3 का 0.3 है, 6.7 का 0.7 है, 6.9 का 0.9 है। लेकिन अगर किसी ने पूछ लिया कि -5.1 का फ्रैक्शनल पार्ट क्या है, तो जल्दबाजी में ऐसा ना हो कहीं हम 0.1 कह के निकल जाएं, गलत हो जाएगा, ठीक। तो जिस नंबर का फ्रैक्शनल पार्ट निकालना है उसी नंबर में से -5.1 में से सब्ट्रैक्ट कर दीजिए। क्या सब्ट्रैक्ट कर दीजिए? उसी नंबर का ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। और -5.1 के पीछे कौन है? -6 पीछे, -6। तो -5.1
माइनस माइनस प्लस 6 तो कितना आ जाएगा 0.9 आ जाएगा। तो माइनस 5.1 का ग्रेट फ्रैक्शनल पार्ट क्या है 0.9। तो माइनस 5.3 का कितना होगा, माइनस 5.3 का कितना होगा 0.7। माइनस 5.5 का क्या होगा 0.5। माइनस 5.6 का क्या होगा 0.4। माइनस 5.8 का 0.2। 5.8 का 0.8। ठीक, और ये बात यहां से स्पष्ट पता लग रही है। अच्छा 1 का फ्रैक्शनल पार्ट क्या होगा, 1 का 1 में से माइनस कर दीजिए, 1 के पीछे कौन 1, तो 1 में से माइनस होकर 1 क्या आ जाएगा 0। ठीक, तो 0 का फ्रैक्शनल पार्ट भी कितना हो जाएगा 0। 0.1 का कितना हो जाएगा 0.1। तो मैं क्या कहना चाह रहा हूं, 0 का 0, 0.1 का 0.1, 0.2 का 0.2, 0.3 का 0.3, 0.4 का 0.4, 0.9 का 0.9, 0.9999 का 0.9999 और 1 का 0। फिर सुनो 1 का फ्रैक्शनल पार्ट कितना होगा 0 और 1.1 का 0.1, 1.2 का 0.2, 1.5 का फ्रैक्शनल पार्ट 0.5, 1.9 का 0.9 और 2 का 0। तो फ्रैक्शनल पार्ट कम से कम कितना हो सकता है 0 और ज्यादा से ज्यादा कितना हो सकता है 0.9, 0.9999, 0.99999। यानी कि किसी भी चीज का फ्रैक्शनल पार्ट जो है वो 0 तो हो सकता है, उससे बड़ा भी हो सकता है, लेकिन 1 से हमेशा कैसा रहेगा छोटा। 1 हो नहीं सकता, 1 नहीं हो सकता फ्रैक्शनल पार्ट, क्योंकि 1 खुद का फ्रैक्शनल पार्ट 0 है। समझ रहे हैं? तो फ्रैक्शनल पार्ट किसी भी चीज का या तो 0 हो सकता है, 0 से बड़ा हो सकता है, और 1 से हमेशा कैसा रहेगा छोटा रहेगा। ग्राफ देखते हैं, इसका ग्राफ देखते हैं। ग्राफ देखते हैं इसका, ध्यान से देखिए, महत्वपूर्ण चीज। चलिए देखिएगा ना, 0 का फ्रैक्शनल पार्ट क्या है 0, कान खोल के सुनिएगा। 0.1 का 0.1, 0.5 का, एक मिनट रुकिएगा ज़रा, ऊपर वाला जो स्केल हमने लिया उसे भी हम बराबर ले लेते हैं, ज़्यादा आ गया स्केल। हाँ थोड़ा सा भी ज़्यादा है, छोड़िए उस चीज़ को, है ना। 0.1 का 0.1, 0.2 का 0.2, 0.5 का 0.5, 1 का फ्रैक्शनल पार्ट क्या हो जाएगा। अच्छा 0.9 का कितना हो जाएगा 0.9। ठीक, तो यहाँ तक तो स्ट्रेट लाइन आएगी, क्योंकि जो x है वही y है, जो x है वही y है, लेकिन y 1 पर फ्रैक्शनल पार्ट कितना हो जाएगा 0 हो जाएगा, 1 पर कितना हो जाएगा 0 हो जाएगा। ठीक, तो यहाँ से ये ओपन हो जाएगा। मैं दोबारा बोल रहा हूँ अपनी बात, 0 का फ्रैक्शनल पार्ट 0, 0.1 पर 0.1, 0.5 पर 0.5, 1 पे 0.9 पे फ्रैक्शनल पार्ट क्या हो जाएगा 0.9 हो जाएगा, लेकिन 1 का फ्रैक्शनल पार्ट 0 होगा, 1 का फ्रैक्शनल पार्ट 1 नहीं होगा। ठीक, और आगे बढ़ते हैं, और आगे बढ़ते हैं, और आगे बढ़ते हैं। 1 का 0, अच्छा 1.1 का 1.1 का 0.1, 1.5 का 0.5, ठीक है, 1.9 का 0.9 और 2 का फ्रैक्शनल पार्ट क्या होगा, 2 का फ्रैक्शनल पार्ट क्या होगा 0 होगा, 2 का फ्रैक्शनल पार्ट 1 या 2 नहीं होगा, ये ऐसे आ जाएगा। ठीक, फिर ये इस तरीके से आ जाएगा, इस तरीके से आ जाएगा, इस तरीके से आ जाएगा। कैसे, 2 का फ्रैक्शनल पार्ट कितना है 0, 3 का फ्रैक्शनल पार्ट कितना है 0। ठीक, 2.5 का फ्रैक्शनल पार्ट, 2.5 का फ्रैक्शनल पार्ट कितना है 0.5, कितना है 0.5। अच्छा 0 का फ्रैक्शनल पार्ट कितना है 0। अच्छा -1 का फ्रैक्शनल पार्ट कितना है 0। सुनिएगा, -0.1, -0.1 का फ्रैक्शनल पार्ट कितना है 0.9, याद आ रहा। माइनस का 0.2 का कितना है -0.8, 0.5 नेगेटिव का कितना है नेगेटिव का 0.5। तो ये इस तरीके से आ जाएगा, इस तरीके से आ जाएगा, इस तरीके से आ जाएगा। ठीक, -1 का 0 है, 0 का 0 है, 1 नहीं है, इस तरीके से। और आगे बढ़ते हैं, और आगे बढ़ते हैं, थोड़ा सा और बढ़ लेते हैं।
-2 का फ्रैक्शनल पार्ट कितना है 0, -1 का कितना है 0, -1.1 का कितना है 0.9, -1.1 का कितना, -1.1 का कितना है 0.9, -1.5 का -1.2 का कितना है, -1.2 का कितना है, माइनस का 0.8। तो ये इस तरीके से बन जाएगा, और -1 का 0 है फ्रैक्शन पार्ट, 1 नहीं है, और -2 का 0 है। तो ये कुछ इस तरीके से बनता चला जाएगा, कुछ इस तरीके से बनता चला जाएगा। ठीक, ये हमारा फ्रैक्शन पार्ट है। मैक्सिमम जवाब हमारा कितना आ सकता है 1 आ सकता है, नहीं 1 से कम, 1 पे सब पे ओपन है। ठीक, और मिनिमम जवाब कितना आ सकता है 0। तो क्या ये फंक्शन 1 1 है? नहीं, ये 1 1 नहीं है। क्यों? क्योंकि 1.1 का फ्रैक्शन पार्ट कितना है 0.1, 0.1 का 0.1, 2.1 का 0.1, 3.1 का 0.1। तो ये फंक्शन 1 1 नहीं है। ठीक, क्या ये ऑन टू है? ऑन टू नहीं है। देखो वाई एक्सिस खाली पड़ी। भाई फ्रैक्शनल पार्ट जो जवाब देगा वो 0 0 से बड़ा और 1 से छोटे तो देगा। तो रियल नंबर्स अदर देन दिस इंटरवल कहाँ बैठे हैं? 2 कब आएगा, 4 कब आएगा? आएगा ही नहीं। ठीक है, तो ये ऑन टू भी नहीं है। क्यों? क्योंकि रियल नंबर्स अदर देन ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 लेस देन 1 डू नॉट हैव देयर प्री इमेजेस। तो चलिए वापस आते हैं। तो ये आपने अभी तक फ्रैक्शनल पार्ट में देखा था, ठीक है जी, ये अभी तक आपने फ्रैक्शनल पार्ट में देखा था, ठीक है जी। तो अब कुछ क्वेश्चंस की बात करते हैं। तो पहला क्वेश्चन आएगा, फाइंड द डोमेन ऑफ द फंक्शन f of x इज इक्वल टू 1 अपॉन फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x। ठीक है जी, ये आएगा। तो इसका जवाब ना, इसका जवाब आप मेरे साथ साथ जवाब भी बता सकते हैं ना। तो नीचे वाली चीज कभी 0 नहीं होनी चाहिए, यानी कि फ्रैक्शनल पार्ट जो है वो कभी भी 0 नहीं होना चाहिए। और फ्रैक्शनल पार्ट किस किस का 0 है? भाई मुझे लगता है कि हर एक इंटीजर का फ्रैक्शनल पार्ट 0, 1 का फ्रैक्शनल पार्ट 0। तो 1.2 का फ्रैक्शनल पार्ट कितना? 0.2। लेकिन 1 का कितना? 0, 2 का 0, 3 का 0, -1 का 0, -2 का 0। तो मुझे लगता है कि इसके आप ऐसा कोई एक मत डालिएगा जिसका फ्रैक्शनल पार्ट 0 आ जाए ना, मत डालिएगा। और ऐसे जो है वो कौन है? सभी इंटीजर्स हैं, सभी इंटीजर्स हैं, जितने भी इंटीजर्स है ना, सबका जो फ्रैक्शनल पार्ट है वो 0 होगा। तो आपका जो आंसर आ जाएगा वो रियल आ जाएगा, और रियल में से माइनस हो जाएंगे सेट ऑफ z, यानी सेट ऑफ इंटीजर्स। ये आपका जवाब आ जाएगा। ठीक, अगला सवाल देखते हैं ना। अच्छा, अगर हम इसकी रेंज की बात और करें ना, डोमेन की बात हमने कर ली, अगर डोमेन तो r माइनस जेड आ गया, अगर इसकी रेंज की बात करें तो आप ध्यान रखो ना भाई, ऊपर तो 1 है, ऊपर तो 1 है, नीचे आएगा फ्रैक्शनल पार्ट आएगा। तो फ्रैक्शनल पार्ट क्या क्या हो सकते हैं भाई? फ्रैक्शनल पार्ट जो है वो 0 या 0 से बड़े होंगे, 0 या 0 से बड़े होंगे। ठीक है जी, तो फ्रैक्शनल पार्ट 0 तो हो ही नहीं सकता, क्योंकि आप डिनोमिनेटर की बात कर रहे हैं, तो सिर्फ 0 से बड़े होंगे, सिर्फ 0 से बड़े होंगे। और 0 से बड़े कहां तक? 1 तक। 1 भी नहीं हो सकता। ठीक है, तो 1 के नीचे 1 नहीं आएगा, तो ये कभी 1 नहीं आएगा। 1 के नीचे कभी भी 1 नहीं आएगा, तो ये 1 नहीं आएगा। तो 1 पे तो ओपन आएगा। ठीक, अब नीचे की क्वांटिटी जो है वो 1 से छोटी है, यानी लगभग 0 है ना। नीचे की क्वांटिटी जब 0 को अप्रोच करेगी ना, 0 को अप्रोच करेगी, 0 यानी बहुत छोटा हो जाएगा ना। मान लीजिए किसी कोई नंबर है ना 1.000000001, तो उसका फ्रैक्शनल पार्ट हो जाएगा 0.0000001। तो नीचे तो फ्रैक्शनल पार्ट आएगा, वो तो बहुत छोटा आ जाएगा। जब वो बहुत छोटा होगा ना, तो ऊपर की क्वांटिटी जो है वो बहुत बड़ी हो जाएगी ना, तो 1 से कहां तक जाएगा? इंफिनिटी तक जाएगा और ओपन हो जाएगा। तो ये आपके फंक्शन की क्या हो जाएगी? रेंज हो जाएगी ना। दिस विल बी द रेंज ऑफ द फंक्शन। ठीक, आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल देखते हैं। चलिए ना अगला सवाल देखते हैं। तो अगला सवाल है f ऑफ x दिया हुआ है log फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x विद द बेस 10। इसकी डोमेन और रेंज दोनों बातें बता देते हैं ना, दोनों बातें। तो डोमेन का मतलब क्या है कि x की कौन कौन सी वैल्यूज इस फंक्शन के अंदर आ सकती है। देखिए लॉग जो है वो फ्रैक्शनल पार्ट का है ना, फ्रैक्शनल पार्ट का लॉग लिया हुआ है। तो जिस भी चीज का लॉग है वो चीज ही 0 से बड़े होनी चाहिए। तो फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x कैसा होना चाहिए भाई? 0 से बड़ा होना चाहिए। ये चीज है ना जिसका लॉग है वो चीज 0 से बड़ी होनी चाहिए। अच्छा, फ्रैक्शनल पार्ट 0 से बड़ा होना चाहिए, इसका मतलब फ्रैक्शनल पार्ट होता कहां से कहां तक है? फ्रैक्शनल पार्ट जो है वो बिलोंग करता है 0 से बड़ा, 1 से छोटा। वो कह रहा है 0 से बड़ा होना चाहिए, फ्रैक्शनल पार्ट होता 0 से बड़ा ही है। ठीक है, तो फ्रैक्शनल पार्ट 0 से बड़ा होना चाहिए, यानी 0 नहीं होना चाहिए। फ्रैक्शनल पार्ट 0 कब होगा? जब इंटीजर्स आएंगे। तो आपकी डोमेन जो आ जाएगी वो रियल माइनस सेट ऑफ इंटीजर्स आ जाएगा। कैसे? आप देखो ना, ये फ्रैक्शनल पार्ट है और फ्रैक्शनल पार्ट 0 या 0 से बड़े ही होते हैं, तो इसके अंदर 0 से बड़ा ही आना चाहिए, यानी 0 नहीं आना चाहिए। तो 0 कब आएगा? जब इंटीजर आएगा। तो रियल में इंटीजर नहीं आने चाहिए, तो रियल माइनस इंटीजर विल बी द डोमेन ऑफ दिस फंक्शन, जैसे कि पिछले वाले की हुई थी। ठीक, अब बात करते हैं रेंज की, रेंज की बात करते हैं। अब देखो
ये दिया ना फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स, तो ये जीरो नहीं आ सकता, फ्रैक्शनल पार्ट जीरो तो नहीं आ सकता, ठीक। ये जीरो से बड़ा आएगा, तो ये आएगा जीरो से बड़ा, वन से छोटा, ठीक है जी। और दुनिया जानती है कि लॉग के अंदर अगर वन आता तो लॉग वन पे क्या हो जाता है, जीरो। वन से बड़े पे क्या होता है, पॉजिटिव। ये तो वन से छोटा ही रह गया, डिफाइन भी और वन से छोटा भी, तो क्या आएगा, नेगेटिव आएगा, नेगेटिव। ये हो जाएगा माइनस इंफिनिटी से जीरो ओपन हो जाएगा ना, जीरो तो नहीं आ पाएगा, जीरो तब आता जब वन क्लोज होता, तो वन तो ओपन है, तो वन पे जीरो आता, तो जीरो तो नहीं आएगा, जीरो से कैसा आएगा, छोटा छोटा ही आएगा, ठीक है जी। और आपने इसका ग्राफ देखा होगा आपने इसका ग्राफ, कुछ इस तरीके से होता है ना, ये 1,0 कुछ इस तरीके से होता है, ठीक है। तो अगर वन आता लॉग के अंदर, तब वन आने पर जब x वन होता तब y जीरो होता ना, ठीक है, y तो तब जीरो होता ना। तो ये आपका फंक्शन का ग्राफ जीरो तब होता ना जब उसके अंदर x वन आता, वो तो आ ही नहीं रहा, वन से छोटे छोटे नंबर आ रहे हैं ना, ये सारे नंबर आ रहे हैं, और इन सब के लिए जो आपको y मिलेंगे वो हमेशा कैसे मिलेंगे, जीरो से छोटे, ठीक है। जैसे जैसे वो जीरो का अप्रोच करता चला जाएगा, आंसर आपके और छोटे होते चले जाएंगे, वो पीछे हटेगा आंसर और नीचे हटेंगे, तो माइनस इंफिनिटी से जीरो तक आपकी क्या हो जाएगी, रेंज हो जाएगी, ठीक। अगला सवाल देखते हैं, चलिए अगला सवाल देखते हैं। और अगला सवाल ये कह रहा है, एक फंक्शन दिया हुआ है, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ऑफ साइन ऑफ फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स। ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन के अंदर है, साइन के अंदर है फ्रैक्शनल पार्ट। डोमेन और रेंज पूछे भाई, डोमेन तो रियल हो जाएगी, कुछ भी डाल दो आप, कौन मना कर रहा भाई, दुनिया का कोई भी वैल्यू ऑफ एक्स आप डाल दो, उसका फ्रैक्शनल पार्ट हो जाएगा, ठीक है जी। रेंज की बात करते हैं, तो भाई ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन के अंदर है साइन, के अंदर है फ्रैक्शनल पार्ट, और आप दुनिया का हर एक नंबर डालेंगे तो फ्रैक्शनल पार्ट कहां से कहां तक आएगा, जीरो या जीरो से बड़ा आएगा, वन से कैसा आएगा, छोटा आएगा, हमेशा वन से छोटा आएगा, ठीक। अब साइन के अंदर कम से कम वैल्यू कौन सी जा सकती है, जीरो। जब साइन के अंदर जीरो जाएगी तो साइन खुद क्या हो जाएगा, साइन जीरो पे कितना हो जाएगा भाई, साइन जीरो पे कितना हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, ठीक है जी। अब सुनते रहना, अब बड़ी से बड़ी जो वैल्यू आएगी वो साइन के अंदर कितनी जा सकती है, वन, तो बड़े से बड़ा आ सकता है साइन वन, लेकिन जीरो पे तो क्लोज रहेगा, क्योंकि साइन जीरो पे एग्जैक्टली जीरो आ जाएगा, लेकिन साइन वन, भाई वन तो खुद ओपन है ना, तो साइन वन कैसा रहेगा, ओपन रहेगा, और बाहर तो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन लगा ही हुआ है ना। मैं एक बार फिर बता दूं आपको, डाल कुछ भी सकते हैं, तो कुछ भी डालेंगे तो उसका फ्रैक्शनल पार्ट क्या जाएगा, क्लोज जीरो से वन। तो जब क्लोज जीरो साइन के अंदर जाएगा, साइन के अंदर जाएगा जीरो, साइन जीरो तो जीरो हो जाएगा, तो जीरो पर क्लोज आएगा, बाहर वाला ब्रैकेट तो फ्रैक्शनल का है, बाहर वाला ब्रैकेट तो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन का, ठीक। और जो ये वन है तो साइन ऑफ वन, तो साइन वन हो जाएगा, लेकिन ओपन रहेगा। देखिए वन जो है ना, मैंने आपको पहले ही बताया था, वन लगभग ना 57 पॉइंट समथिंग डिग्री के आसपास है ना, 57 डिग्री के आसपास है, तो ये वन पे ओपन है ना, वन पे ओपन है, ठीक है। ओपन का मतलब हुआ साइन वन से छोटा ही छोटा आएगा ना, तो उसके अंदर जो डिग्री जाएगी वो 57 डिग्री से छोटा ही छोटा जाएगा ना भाई। अप्रोक्सीमेटली इसे मान लो, अप्रोक्सीमेटली से 60 डिग्री मान लो, ठीक है। तो क्लोज ब्रैकेट, ये तो GIF है, अंदर है क्लोज जीरो से लेकर साइन वन, तो मान लो ये 60 डिग्री होता तो ये कितना जाता, √3/2 आ जाता, √3/2 आ जाता, ठीक है, ओपन रहता। मेरी बात सुनो जरा, साइन के अंदर जा रहा है 1 रेडियन, ठीक है, 1 रेडियन। अब जो 1 रेडियन है वो लगभग 57 डिग्री, मान लो लगभग 60 डिग्री, तो 60 डिग्री से छोटा ही, साइन के अंदर 60 डिग्री से कम ही रहना चाहिए ना, तो √3/2 से कम रहना चाहिए। और अगर कोई वैल्यू ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन के अंदर आ रही है, वो जीरो या जीरो से बड़ी है, और √3/2 पे √3 कितना है, 1.7/2 है ना, तो ये 0.8 के लगभग आएगा। तो कोई नंबर जो जीरो या जीरो से बड़ा है और 0.8 से छोटा है, उन सबका ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन कितना हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। कितना हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। यही कारण था कि मैंने 57 डिग्री को 60 डिग्री ले लिया था, कोई दिक्कत ही नहीं हुई, क्योंकि 60 डिग्री पे भी क्या था, √3/2, ठीक है जी। तो हमारा आंसर क्या आएगा, जीरो ही आएगा, ठीक है जी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं।